राजस्थान की धारा नगरी। यह एक ऐसा राज्य था जहाँ सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। यहाँ राजा खड्ग सिंह राज करते थे, जो एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनकी पत्नी रानी रूपवती अपनी नाम की तरह ही सुंदर और एक पतिव्रता स्त्री थी। उनकी छाया में उनके दो पुत्र शीत और बसंत पल बढ़ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन अचानक रानी रूपवती बीमार पड़ गई। राजा खड्ग सिंह ने दूर दूर के राज्यों से शाही वैद्य बुलवाए। हर तरह का उपचार किया गया, लेकिन कोई भी वैद्य रानी की बीमारी को नहीं पकड़ पाया। फलस्वरूप रानी की तबीयत दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई और उनका चेहरा पीला पड़ता गया। एक दिन रानी रूपवती अपने कमरे में लेटी हुई थी। उनकी नजर शाही बाग के एक पेड़ पर टिकी हुई थी, जहाँ एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया, एक चिड़ा और उनके दो नन्हे बच्चे रहते थे। रानी को उन्हें देखकर थोड़ी शांति मिलती। वह सोचती, कितना सुंदर दृश्य है, एक छोटा सा परिवार साथ में खुशियां बांट रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह चिड़िया मर गई और चिड़ा अकेला रह गया। कुछ समय बाद वह एक नई चिड़िया को ले आया, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रानी का दिल दहल गया। चिड़ा दाना लेने गया था और नई चिड़िया ने उन दोनों नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। वे मासूम बच्चे नीचे गिरकर मर गए। जब रानी रूपवती ने यह सब देखा, उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। रानी के मन में ढेरों विचारों ने जन्म ले लिया। क्या मेरी मृत्यु के बाद राजा किसी और रानी को ले आएंगे? क्या वह मेरे शीत और बसंत को प्यार देगी, या फिर उन्हें भी इसी तरह निर्दयता से ठुकरा दिया जाएगा? यह सब आंखों के सामने आते ही रानी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। शीत और बसंत के भविष्य को लेकर वह अंदर ही अंदर घुटने लगी। वह सोचने लगी, अगर मैं नहीं रही तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा? दुखी हृदय से रानी रूपवती ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। शीत और बसंत दोनों ही अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। माँ की बात सुन शीत चिंतित हो कहता है, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बसंत भी मासूमियत से बोल उठा, हाँ माँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। बच्चों की बात सुन। रानी रूपवती की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। दुखी हृदय से रानी ने अपनी दासी को राजा को बुलाने के लिए भेजा। दासी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज महारानी जी की तबीयत बहुत खराब है, वह आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुन राजा खड्ग सिंह पैदल ही तुरंत रानीवास के लिए चल पड़ता है। जब राजा खड्ग सिंह दौड़ते हुए रानी के कमरे में पहुंचा तो देखा रानी दीन दुनिया से बेखबर एकटक शून्य में देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजा रानी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, रानी क्यों दिल छोटा कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज जल्दी पता लगाऊंगा। राजा की बात सुन रानी रूपवती बोली, नहीं महाराज, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे साफ साफ मेरी मृत्यु नजर आ रही है। हे महाराज, लेकिन मरने से पहले मैं अपने आखिरी समय में आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। राजा बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। राजा के वचन देने के बाद रानी रूपवती बोली, महाराज आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी मृत्यु उपरांत आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे किसी और बात की चिंता नहीं, चिंता है तो बस शीत और बसंत की। उन नन्ही सी जानों के साथ पता नहीं दूसरी रानी कैसा व्यवहार करेगी। रानी की बात सुन राजा खड्ग सिंह रानी को विश्वास देता हुआ दृढ़ आवाज में बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा और हमारे शीत बसंत की अच्छे से परवरिश करूंगा। राजा के शब्द सुनते ही रानी रूपवती के चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ परम शांति के भाव आ गए। उसके प्राण तो जैसे यही शब्द सुनने के लिए अटके हुए थे। राजा खड्ग सिंह के वचन भरते ही रानी रूपवती ने प्राण त्याग कर दिया। राजा खड्ग सिंह का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पूरे महल में रानी रूपवती की मौत का मातम पसर गए। शीत और बसंत दोनों भाई लगातार अपनी माता के लिए विलाप कर रहे थे। राजा ने भरे हुए हृदय के साथ विधिवत रानी का दाह संस्कार कर दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा खड्ग सिंह हमेशा उदास रहने लग जाता है। दिन गुजरे, महीने गुजरे, पर राजा की हालत में कोई सुधार न हुआ। राजा की यह हालत देख उसके वजीर मंत्री सब बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से राजा चुपचाप अपने दरबार में बैठा था। तब उसके वजीर और मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा कर राजा से कहा, हे महाराज, कृपया आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी रानी आ जाएगी तो आप धीरे धीरे पहली रानी के गम को भूल जाओगे। सबकी बात सुन राजा खड्ग सिंह बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने मरती हुई रानी को दूसरी शादी न करने का वचन दिया था। मंत्री बोला, राजन आप अपने लिए न सही, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही दूसरी शादी कर लीजिए, उनको माँ मिल जाएगी। बार बार वजीर और मंत्रियों के दबाव देने से अंततः राजा खड्ग सिंह न चाहते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। सोचा बच्चों को माँ का सहारा मिल जाएगा। राजा खड्ग सिंह की दूसरी पत्नी, जिसका नाम चंद्रिका था, वह एक चंडाल औरत थी। जब राजा उसे विवाह करके महल लेकर आया तो शीत बसंत ने पूछा, पिताजी यह कौन है? राजा बोला, बच्चों ये तुम्हारी नई माँ है। अबोध बच्चे यह सुनकर खुश हो गए। सोचा नई माँ भी हमें कहानियां सुनाया करेगी, हमारे साथ खेला करेगी, हमारा लाड़ प्यार करेगी। इसी सोच के साथ बच्चे जब नई रानी के कक्ष में जाते हैं और माँ माँ कहकर प्यार से उसे
पुकारते हैं तो चंद्रिका गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी कोई माँ व नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। उन्हें धमकाते हुए आगे रानी कहती है, आगे से यहाँ कदम भी मत रखना वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मासूम बच्चे रोते रोते चुपचाप वहाँ से चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए रानी के कक्ष से निकलते देखा तो रानी के पास गया और कहा, क्या बात हुई रानी, बच्चे तुम्हारे कमरे से रोते हुए निकले? रानी बोली, ध्यान से सुनो राजन, आगे से यह बच्चे कभी भी मेरे कमरे ही नहीं मेरे महल में भी नजर नहीं आने चाहिए। आप इनके रहने की व्यवस्था अलग कर दो। रानी की बात सुन राजा बड़ा दुखी हुआ। सोचा क्या सोचकर विवाह किया था और क्या हो गया। भारी हृदय के साथ राजा ने बिना कोई क्लेश किए रानी की बात मान ली और बच्चों के रहने के लिए अलग से जगह बनवा दी। शीत और बसंत वहाँ अलग से रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राजा बूढ़ा हो गया। शीत और बसंत अब जवान हो गए। अब राजा बूढ़ा हो चुका था तो रानी चंद्रिका उससे कतई खुश नहीं थी। एक दिन शीत और बसंत दोनों भाई बॉल के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल रानी के महल में चली जाती है। शीत अपनी बाल को लेने के लिए रानी चंद्रिका के महल में जाता है। जब रानी चंद्रिका ने शीत को देखा तो उस हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान को देख उसकी अंतर्वासना जागृत हो गई। शीत ने जब रानी चंद्रिका को देखा तो वह उसे प्रणाम करता है। रानी बोली, तुम कौन हो नवयुवक और यहाँ किस लिए आए हो? शीत बोला, मौसी जी मैं आपका बड़ा बेटा शीत हूँ। खेलते खेलते मेरी बॉल आपके के महल में आ गई, बस उसी को लेने आया था। रानी चंद्रिका बोली, शीत तुम सुंदर हो पर यह बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी खूबसूरत जवान हो और मैं भी जवान हूँ, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। राजकुमार शीत रानी चंद्रिका की यह बात सुन शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, मौसी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी हो, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। यह बात सुन रानी चंद्रिका कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और न ही तुम मेरे बेटे, मेरे लिए तो तुम मायने रखते हो शीत, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। रानी की बात सुन राजकुमार शर्म और गुस्से से कहता है, कैसी बातें कर रही हो मौसी, आप सौतेला ही सही पर हुआ तो आपका बेटा ना। हे मौसी आप क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम करने में लगी हुई हो? रूप की बात सुनकर रानी को गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ सोचते हुए वह अपने गुस्से को पी गई। एक रानी जो अपने सौतेले बेटे के साथ भोग विलास करना चाहती थी। रानी बोली, शीत तू क्यों फालतू की जिद पे अड़ा है, भूल जा सब बातों को और आजा मेरे पास। इतना कह रानी शीत का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। शीत तुरंत हाथ छुड़वा हुआ कहता है, मौसी लगता है आपने अपनी लाज और लज्जा बिल्कुल त्याग दी है, आपको शर्म आनी चाहिए यह सब करते हुए। जब रानी चंद्रिका ने देखा कि यह तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है तब रानी बोली, देख शीत अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से अभी तू अनजान है। शीत यह कहते हुए चल पड़ा। ठीक है मौसी, जो तुम्हें करना हो कर लेना। सुन राजकुमार शर्म और गुस्से से कहता है, कैसी बातें कर रही हो मौसी, आप सौतेला ही सही पर हुआ तो आपका बेटा ना। हे मौसी आप क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम करने में लगी हुई हो? रूप की बात सुनकर रानी को गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ सोचते हुए वह अपने गुस्से को पी गई। एक रानी जो अपने सौतेले बेटे के साथ भोग विलास करना चाहती थी। रानी बोली, शीत तू क्यों फालतू की जिद पे अड़ा है, भूल जा सब बातों को और आजा मेरे पास। इतना कह रानी शीत का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। शीत तुरंत हाथ छुड़वा हुआ कहता है, मौसी लगता है आपने अपनी लाज और लज्जा बिल्कुल त्याग दी है, आपको शर्म आनी चाहिए यह सब करते हुए। जब रानी चंद्रिका ने देखा कि यह तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है तब रानी बोली, देख शीत अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से अभी तू अनजान है। शीत यह कहते हुए चल पड़ा। ठीक है मौसी, जो तुम्हें करना हो कर लेना, मैं जा रहा हूँ। रानी चंद्रिका गुस्से में बोली, तुम मेरी इच्छाओं को दबाकर जा रहे हो, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा के आने का समय होता है तो रानी अपने कपड़े फाड़ लेती है, गहने उतार फेंकते हैं और बिस्तर पर पड़कर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। राजा आकर रानी की ऐसी हालत देख दंग रह जाता है और पूछता है, क्या हुआ रानी? तब रानी रोते हुए अपना त्रिया चरित्र दिखाती है और कहती है, क्या बताऊं महाराज, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। राजा बोला, रानी जो भी बात है वह मुझे बताओ। तब रानी चंद्रिका कहती है, महाराज आपका बड़ा बेटा शीत मेरे महल में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ा पर उसके ऊपर तो जैसे जवानी का भूत सवार था। ये सुनते ही राजा के पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा रूप ऐसा कर सकता है, पर रानी अपना त्रिया चरित्र दिखा राजा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। गुस्से से लाल पीला राजा सोचता है, ऐसे पुत्र से अच्छा तो मेरा कोई पुत्र ही ना होता, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उस पापी की। इसी सोच के साथ राजा खड्ग सिंह तुरंत अपने सिपाहियों से कह महल के मुख्य द्वार पर अपने बेटे शीत के लिए देश निकाला लिखकर डंगवा देता है। शाम को जब शीत और बसंत दोनों भाई खेल कर आते हैं तब शीत की निगाह उस शाही फरमान पर जाती है। उसे देखते ही वह तुरंत वापस मुड़ जाता है और चल पड़ता है। तब बसंत कहता है, क्या हुआ भैया, आप कहाँ चल पड़े? तब शीत अपने भाई बसंत को ही फरमान दिखाते हुए कहता है, बसंत पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, उनकी आज्ञा सिर माथे पर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। शीत की बात सुन बसंत बोला, नहीं भैया, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, हमें पिताजी के पास चलकर उनसे बात करनी चाहिए। तब शीत अपने
अपने भाई को सुबह हुई घटना का सारा किस्सा कह सुनाता है। सारी बात सुन, बसंत कहता है, चलो भैया हम ये सारी बातें पिताजी को बता देते हैं। तब शीत बोला, नहीं बसंत, अब समय निकल चुका है। पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमको बुलाते और पूछते तो हम उन्हें सारी हकीकत बताते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई। तब बसंत रोता हुआ कहता है, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। बसंत की बात सुन शीत बोला, नहीं बसंत, देश निकाला तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ कहाँ दर दर की ठोकर खाते फिरोगे। बसंत बोला, नहीं भैया, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। शीत उसकी बात मान लेता है। दोनों भाई अपने शाही वस्त्रों को त्याग भरे हृदय से राजा की नगरी को छोड़ चल पड़ते हैं। दोनों भाई दुखी हृदय से राजा की नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों भाई थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद बसंत अचानक बीमार पड़ जाता है। बसंत ने कहा, भाई मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है, अब मैं और नहीं चल सकता। शीत बसंत को इस हालत में देख चिंतित हो जाता है। दोनों भाई 2 दिनों से लगातार चलने और कुछ न खाने के कारण बसंत बीमार पड़ गया था। शीत अपने भाई बसंत से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं नजदीक किसी नगरी में जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ। ये कहकर शीत बसंत को वहां छोड़कर चल पड़ता है। चलते चलते वह एक नगरी के नजदीक पहुंच जाता है। तभी सामने से एक हाथी आता है और शीत को पकड़कर अपनी पीठ पर रखता है और दरबार में पहुंच जाता है। उस नगर में एक सुंदर रानी शोभावती राज करती थी और पिछले कुछ दिनों से रानी की रोज एक युवक से शादी कर दी जाती थी, क्योंकि रोज रात को उस नए राजा की मृत्यु हो जाती थी। और उस नगरी का यह नियम था कि रोज सुबह हाथी नगर में जाता और किसी युवक को अपनी पीठ पर लेकर आता और उस युवक से रानी शोभावती का विवाह कर दिया जाता। राजकुमार शीत और रानी का विवाह होने के बाद उसे उस नगर का राजा बना दिया। शाम को रानी शोभावती के कमरे में दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रानी राजा शीत के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाती है और शीत भी रानी के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं, फिर रानी सो जाती है। शीत रोज राजा की मौत के रहस्य को जानने के लिए तलवार लेकर पहरा देता है। जब मध्यरात्रि का समय होता है तो शीत सो रही रानी को देख ही रहा था कि तभी रानी की नाक से कुछ अजीब चीज निकली और देखते ही देखते वह एक जहरीले सांप में बदल गई और शीत को डसने के लिए आगे बढ़ी। शीत ने तुरंत अपनी तलवार से उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए और राजा की मौत का रहस्य जान लिया। सुबह हुई तो उस नगरी के मंत्री नया राजा चुनने के लिए हाथी को उठाने के लिए गए, पर हाथी नहीं उठा। यह देख मंत्री दंग रह गया और रानी के कमरे में आते ही राजा शीत को जीवित देखकर अचंभित हो गया। उसने प्रणाम करते हुए कहा, गलती क्षमा करें महाराज, पर आप जीवित कैसे हैं? शीत ने जवाब देते हुए रात की सारी घटना सुनाई और कहा, मैं अपने भाई के लिए भोजन ढूंढने यहाँ आया था, पर तुम लोगों ने मुझे राजा बना दिया। मेरा भाई बसंत उस जंगल में अकेला किस हालत में होगा? यह सुनकर मंत्री ने बसंत को लाने का सुझाव दिया और राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में बसंत को लेने चला गया। दूसरी तरफ एक धनी व्यापारी अपने सेवकों के साथ उस जंगल से जा रहा था। तभी उसने बसंत को पेड़ के नीचे बेहोश देखा। व्यापारी को लगा कि शायद कोई मरा पड़ा है, पर जब वह करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही हैं। व्यापारी ने अपने साथ आए वैद्य की मदद से बसंत का इलाज करवाया। कुछ देर बाद बसंत को होश आया तो व्यापारी ने पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बसंत ने जवाब दिया, मैं अपने भाई शीत के साथ यहाँ आया था, मेरा भाई शीत मेरे लिए खाना लेने गया है। व्यापारी ने कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो, कुछ दूर एक नगरी है, शायद तुम्हारा भाई वहाँ मिल जाए। ये कहकर व्यापारी बसंत को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से चल पड़ा। राजा शीत जब जंगल पहुंचते हैं तो वहां अपने भाई को ना पाकर और भी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है? एक तरफ तो आपने मुझे राजा बना दिया और दूसरी तरफ मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया। कहाँ गया होगा मेरा भाई? तब राजा के सैनिक उन्हें कहते हैं, महाराज क्षमा करें, पर यह जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर रहते हैं, शायद उन्हीं में से किसी ने आपके भाई को अपना शिकार बना लिया हो। यह सुनकर राजा दुखी हृदय से वापस महल लौट जाते हैं। बसंत व्यापारी के साथ एक राज्य में जाता है और अपने भाई शीत को तलाश करता है, पर उसे अपने भाई का कोई पता नहीं चलता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है। इस दौरान व्यापारी का व्यापार भी अच्छा होने लगा था। पुराने बंद काम भी फिर से चलने लगे थे। व्यापारी ने बसंत को भाग्यशाली समझकर अपने पास नौकर रख लिया और उसे अपने साथ जहाज में ले गया। व्यापारी अपना सामान से भरा जहाज लेकर दूसरे राज्य गया। वहाँ उसे पता चला कि आज उस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर है। उसने सोचा कि जब तक जहाज खाली होगा तब तक स्वयंवर देख लिया जाए। वह बसंत को लेकर स्वयंवर देखने चल पड़ा। एक राजकुमारी का स्वयंवर था। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। राजकुमारी चंद्रा अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। व्यापारी और बसंत भी जाकर दरबार में खड़े हो गए। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रा वरमाला लेकर अपना वर चुनने के लिए दरबार में आई। उन्होंने सभा में देखा तो वहाँ एक से बढ़कर एक राजा महाराजा उपस्थित थे, लेकिन उनकी नजर सबसे पीछे एक और खड़े सुंदर नवयुवक पर टिक गई। उसके चेहरे पर उदासी के बावजूद उसमें एक अलग ही तेज था। राजकुमारी चंद्रा उसके पास आई और उसे वरमाला पहना दी। क्या बसंत राजकुमारी चंद्रिका को अपनाएगा और क्या राजकुमार शीत और बसंत फिर से मिल पाएंगे? राजकुमार शीत और बसंत की कहानी अभी बाकी है। जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए।
उसकी आंखों में क्रूरता की ज्वाला थी, उसके पंखों से हवा में गर्जना हो रही थी और उसकी दृष्टि उसी कबूतर पर जमी हुई थी। जैसे ही वह कबूतर की ओर बढ़ा, वैसे ही राजा ने अपनी भुजा फैलाकर उस कबूतर को ढांप लिया। उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। पूरा दरबार एक क्षण को स्तब्ध रह गया। तभी उसकी कर्कश आवाज गुंजायमान हो उठी। वह विशालकाय बाज दरबार के मध्य में ऊंची आवाज में बोला, हे राजन, इसे मुझे सौंप दीजिए। मुझे कई दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला। आप मेरे मुंह से इस प्रकार भोजन नहीं छीन सकते। यह मेरी प्रकृति, मेरा आहार है। यदि आप वास्तव में धर्मात्मा हैं, तो मेरे धर्म की उपेक्षा मत कीजिए। मेरी भूख और उसे शांत करने के लिए किए गए मेरे तप का भी कोई मूल्य होना चाहिए। आप न्यायप्रिय हैं, अतः मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस प्राकृतिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कबूतर राजा की गोद में सिहर उठा। उसका छोटा सा शरीर भय से कांपने लगा। राजा शिवी ने धीरे से अपने करुण हाथों से उस नन्हे प्राणी की पीठ सहलाई और गंभीर स्वर में बोले, हे पक्षीवर, यह मेरी शरण में आया है। देखो इसका शरीर भय से कैसे। छूने की कोशिश की तो तू भस्म हो जाएगा। ये सुनकर व्यापारी ठिठक कर रुक जाता है और मीठी बातें बनाने की कोशिश करता है। अरे चंद्रा, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूंगा। अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम जो मांगोगी वह तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रा क्रोध में कांपते हुए बोली, अरे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चंद्रा की बात सुनकर व्यापारी चुपचाप उसके कमरे से चला जाता है। व्यापारी का जहाज उसके राज्य में पहुंच जाता है। उधर जब बसंत को व्यापारी ने जहाज से धक्का देकर गिरा दिया था, तो उसे एक काठ का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके सहारे बसंत बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और चलते चलते कई दिनों की यात्रा कर उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां वह धूर्त व्यापारी रहता था। हालातों का मारा बसंत बेचारा भटकता भटकता एक बाग में पहुंचकर वहीं बैठ जाता है। बसंत को यह नहीं मालूम था कि वह दुष्ट व्यापारी भी इसी नगर में रहता है। थका हारा दुखों का मारा बसंत बाग में बैठा सोचता है, हे भगवान, ये आप मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सारे के सारे दुख आपने मेरी ही झोली में डाल दिए? पहले तो आपने मुझसे मेरी माँ की ममता छीन ली, फिर मेरे जान से प्यारे भाई शीत को मुझसे जुदा कर दिया। अब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लेकर चंद्रा आई थी, वो भी आपसे सहन नहीं हुआ जो उसे भी मुझसे छीन लिया। मैंने उस दुष्ट व्यापारी का भला क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके मुझे समुद्र में धक्का दे दिया? अब बेचारी चंद्रा का क्या हाल होगा, पता नहीं कहाँ होगी। वह तो मेरी जुदाई में रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। उधर चंद्रा जो व्यापारी के घर में बंद थी, हकीकत में उसका यही हाल था। वो ना तो कुछ खाती न कुछ पीती, बस हर समय बसंत की याद में आंसू बहाती रहती। उसकी यह हालत देख व्यापारी उससे कहता है, चंद्रा, तुम हर समय रोती रहती हो ना, कुछ खाती हो ना पीती हो, ऐसे तो तुम मर जाओगी। तेरा पति बसंत पता नहीं अब इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। व्यापारी की बात सुन दुखी राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। व्यापारी कहता है, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। चंद्रा बोली, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति एक न एक दिन जरूर आएंगे। भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता। राजकुमारी चंद्रा की बात सुन व्यापारी छिड़कर कहता है, चंद्रा, बसंत अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो यहाँ तुम्हें अपने साथ रखने में मेरा क्या लाभ? यह कह व्यापारी राजकुमारी चंद्रा को लेकर राजा शीत के दरबार में जाता है और राजकुमारी चंद्रा का सौदा राजा शीत से करता है। राजा शीत भी राजकुमारी चंद्रा की रूप को देखते रह जाते हैं और सोचते हैं, कितनी सुंदर युवती है। अगर मेरा भाई बसंत मिल जाएगा तो मैं इस सुंदर युवती से उसका विवाह कर दूंगा। यह सोच राजा शीत व्यापारी को 1000 सोने के सिक्के देकर भेज देता है। राजा शीत ने कहीं राज्य में अपने भाई बसंत को ढूंढने सिपाही भेज रखी थी, पर कहीं से कुछ खबर न मिलने से राजा शीत ने एक और खबर राज्य में फैला दी कि जो कोई भी राजकुमार शीत और बसंत की कहानी राजा को सुनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। इधर बसंत को पता नहीं था कि इस देश का राजा उसका भाई शीत है। राज्य में फैली संदेश बसंत को भी पता चलता है और सोचता है कि कौन है इस नगरी का राजा जिसको राजकुमार शीत और बसंत की कहानी पर इतना लगाव है। यह सोच बसंत एक पेड़ के नीचे रात भर जगा रहता है। सुबह हुई तो बसंत सोचता है कि कौन है यह राजा और क्या चाहता है। ये जानने के लिए बसंत दरबार की तरफ चल पड़ता है। दरबार पहुंचने पर बसंत दरबार के द्वार पर खड़े सिपाही से कहता है कि वह राजा को राजकुमार शीत और बसंत की कहानी सुनाने आया है। यह सुन एक सिपाही दरबार के अंदर जाकर राजा को संदेश देता है कि कोई युवक कहानी सुनाने के लिए आया है। राजा शीत सिपाही को उस युवक को अंदर लेकर आने की आदेश देता है। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उस सिपाही बसंत को राजा शीत के सामने पेश करता है। तब बसंत अपने भाई शीत को पहचान लेता है। उसे राजा बना देख उसका मुंह आश्चर्य और हैरत से खुला का खुला रह जाता है। सोचता है, मेरा भाई शीत और वह भी राजा, नहीं, यह नहीं हो सकता, जरूर मुझे धोखा हुआ है। यह सोचकर वह चुप ही रहता है। पर राजा शीत भी बरसों के बाद बसंत को इस हालत में देख पहचान नहीं पाए। राजा शीत बसंत को देख कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है? राजकुमार शीत और बसंत के कहानी के बारे में मुझे सुनाओ। राजा का आदेश पाते ही बसंत जो आज्ञा महाराज कहे एक बार फिर से अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर देता है। ज्यों-ज्यों वो कहानी में आगे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों राजा शीत के भी कान खड़े होते जाते हैं। वो सोचता है कि यह तो हम दोनों भाइयों की आप बीती है, और जब गौर से उस युवक को देखता है तो अपने छोटे भाई बसंत को पहचान लेता है।
बसंत को देखते ही राजा खुशी के मारे राज गद्दी पर ही सुन रह जाता है। राजा के मुख से कुछ भी बोल नहीं निकलता। जब बसंत अपनी कहानी पूरी करता है तो राजा शीत अपनी गद्दी से खड़ा हो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। मेरा भाई बसंत और बहते अश्रुओं के साथ जोर से अपने छोटे भाई बसंत को आलिंगन में भर लेता है। उधर बसंत का भी यही हाल था। अपने भाई शीत से मिल उसकी भी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजा शीत बसंत से कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक व्यापारी एक सुंदर युवती को मेरे पास सौदा करने लाया था। हो ना हो वह तुम्हारी पत्नी चंद्रा होनी चाहिए। यह कह राजा शीत उस युवती को दरबार में बुलाता है। राजकुमारी चंद्रा दरबार में आते ही अपनी पति बसंत को पहचान लेती है और दौड़ते हुई बसंत के बाहों में आके रोने लगती है। बसंत भी अपने भाई शीत और पत्नी चंद्रा को देख खुशी से रो पड़ता है। दोनों भाइयों की कहानी सुन और उनका आपसी प्रेम देख पूरा राज दरबार जोर जोर से तालियां बजा रहा था। राजकुमारी चंद्रा भी यह देख अत्यंत खुश हो जाती है और अपने खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। सबकी आंखों में आंसू थे। महाराज शीत के हुक्म से दुष्ट व्यापारी को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उस नीच को जिंदा धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। बसंत के कहने पर दोनों भाई धारा नगरी में अपने पिता राजा खड्ग सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई कह सुनाते हैं। सारी सच्चाई जान राजा खड्ग सिंह अपने घुटनों पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया, प्रभु मुझे माफ कर दो। बेटों तुम्हारी माँ की बात मान लेता तो मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनता। वह तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर उस कुलटा रानी का मुंह काला कर उसे गद्दे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकाल देता है। रानी को सजा देने के बाद राजा खड्ग सिंह अपना सारा राज्य पाठ अपने दोनों बेटों के हवाले कर देता है। शीत अपने भाई बसंत को खुशी खुशी धारा नगरी की गद्दी पर बिठाकर उसका राज्य तिलक कर अपने राज्य लौट जाता है। राजा बसंत हाथ जोड़कर इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी राजकुमारी चंद्रा के साथ एक सुंदर जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी ने हमें सिखाया सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। धोखे और छल का अंत निश्चित है। भाइयों का प्रेम अटूट होता है। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हौसले और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। और इस तरह एक गहरी साजिश से निकला एक युग प्रेम और न्याय की गूंज के साथ समाप्त हुआ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद।